अस्सलाम वालेकुम। डेविड जे ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनामिक्स का फोर्थ एडिशन चल रहा था और लास्ट टाइम हमने इसका किया था प्रॉब्लम नंबर 2.1 का ए और बी पार्ट। ए पार्ट में हमने देखा था कि एक रेगुलर 12 साइडेड पॉलीगॉन है, उसके कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस पड़े हुए हैं और वो मिल के उस पॉलीगॉन के सेंटर पे पड़े हुए चार्ज पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने देखा था कि कोई भी इवन साइडेड फिगर है, चाहे वो 4 साइडेड फिगर, 6 साइडेड, 8 साइडेड अप टू सो ऑन, तो कोई भी इवन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो, और साथ उस रेगुलर पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस भी पड़े हुए हो, तो मिलके सेंट्रल चार्ज पे जीरो फोर्स लगाते हैं। तो वहां इवन साइडेड फिगर्स के लिए तो हमने देख लिया कि सारी इवन साइडेड फिगर्स के कॉर्नर्स पे पड़े हुए इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस सेंट्रल चार्ज पे जीरो फोर्स लगाते हैं। अब आते हैं ऑड साइडेड फिगर्स की तरफ। अब ये 13 साइडेड फिगर है, कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस पड़े हुए हैं, सेंट्रल चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएंगे ये हमने फाइंड करना है। तो देखें, डायरेक्ट 13 साइडेड फिगर के लिए सॉल्व करना काफी मुश्किल है। हम स्टार्ट लेंगे सिंपलेस्ट ऑड साइडेड फिगर से, यानी ट्राइंगल ली, रेगुलर ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस पड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि मिलके सेंट्रल चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो देखें एक चीज कि क्योंकि ये चार्ज जो है सेंटर पे पड़ा हुआ है, इसलिए इस चार्ज का इन तीनों चार्जेस से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इन चार्जेस को नाम दे देते हैं। ये है क्यू ए चार्ज, ये है क्यू बी चार्ज, और ये है क्यू सी चार्ज। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस को भी फिर मैं नाम दे देता हूं। ये हो गया आर ए डिस्टेंस, ये हो गया आर बी डिस्टेंस, और ये हो गया आर सी डिस्टेंस। अच्छा, अब जरा देखें, अब क्योंकि ये तीनों डिस्टेंसेस सेम है, तो कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर मैं फोर्सेस लिखूं, तो ये ए चार्ज जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगाएगा, एफ ए से डिनोट कर देता हूं, कितनी फोर्स लगेगी ये, के क्यू ए क्यू डिवाइडेड बाय आर ए डिस्टेंस। फिर एफ बी फोर्स कितनी होगी, ये होगी के क्यू बी क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। इसी तरह ये क्यू सी चार्ज जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो होगी एफ सी के क्यू सी क्यू डिवाइडेड बाय आर सी। लेकिन हमें पता है कि ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस आर ए, आर बी और आर सी डिस्टेंसेस ये आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा ये तीनों डिस्टेंसेस डिनोमिनेटर्स तो इनके सेम हो गए तीनों फोर्सेस के। अब न्यूमिनेटर्स की बात करें तो न्यूमिनेटर्स में भी देखें क्यू 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 तो कॉमन है, बाकी बचा क्यू ए क्यू बी क्यू सी। तो वो भी हम कह चुके हैं कि तीनों चार्जेस जो हैं कॉर्नर पे पड़े हुए तीनों चार्जेस मैग्नीट्यूड्स में इक्वल हैं। अब जरा देखें तीनों फोर्सेस में, इन तीनों फोर्सेस में न्यूमिनेटर भी सेम हो गया और तीनों में डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों फोर्सेस एफ ए फोर्स, एफ बी फोर्स और एफ सी फोर्स, ये तीनों आपस में मैग्नीट्यूड में हुई इक्वल। ठीक होगा। अब ये नहीं करना कि पकड़ के ऐड कर देना, सेंट्रल चार्ज पे फोर्स बन जाएगी 3F। नो, ऐड नहीं करना। ऐड करना है लेकिन वेक्टोरियल ही ऐड करना है, वेक्टर सम लेना है, स्केलर्स की तरह नहीं पकड़ के इनको ऐड कर देना। अच्छा, अब जरा देखें, अब अगर गौर से आप देखें तो ये क्यू सी चार्ज जो फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा, तो ये आ गई फोर्स एफ सी। अलबत्ता ये क्यू ए चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी फोर्स है, एफ ए फोर्स। और इसी तरह क्यू बी फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगा रहा है ये है एफ बी फोर्स। अब हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी, क्योंकि ये टिल्टेड फोर्सेस हैं, इंक्लाइंड फोर्सेस हैं, तिरछी फोर्सेस हैं, तो इनको इनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। तो पहले देखें जरा, क्यू ए का जो, सॉरी, एफ ए का जो कंपोनेंट बनेगा, एफ ए का ये बन गया एक्स कंपोनेंट, लाइक दिस। ये एफ ए का एक्स कंपोनेंट है। ठीक हो गया। एफ ए का एक्स कंपोनेंट, जो भी बाद में इसकी नेमिंग करते हैं। इसी तरह ये एफ बी का एक्स कंपोनेंट है, इतना आगे समझ। फिर इनके अगर y कंपोनेंट्स की बात करें तो देखें जरा, ये एफ ए का y कंपोनेंट और इसी तरह ये एफ बी का y कंपोनेंट। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं कंपोनेंट्स की। तो जरा गौर से देखिएगा कि इतना इतना एंगल कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 30 डिग्री है, इसलिए कि शुरू में हमें बताया गया था कि ये ट्राइंगल एक रेगुलर ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो कॉर्नर एंगल 60 60 के होते हैं।
तो जब ये पूरा कॉर्नर एंगल 60 का बना तो आधा कितना बना, आधा 30 का बन गया ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब जरा देखें, अब एंगल जब हमें मिल गया तो हमें तो पता है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा की टर्म में लिखा जाता है और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा की टर्म में लिखा जाता है। तो लिहाजा ये जो कंपोनेंट हुआ एफ ए का, ये बना एफ ए कॉस 30, ठीक हो गया। और ये वाला क्या बना, ये बन गया फिर एफ ए साइन 30। ठीक है जी। अब इसी तरह यहां देखिएगा, एफ बी के जो कंपोनेंट्स हैं, एफ बी का ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बना, वो बना एफ बी कॉस 30 और ये वाला एफ बी साइन 30। आगे समझ बात की। अब जरा गौर से देखें इस चीज को कि ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एफ ए कोस 30 एफ बी साइन 30, ये तो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, जैसे ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। किस तरह मैग्नीट्यूड में इक्वल, अभी हम कह जो चुके हैं कि एफ ए और एफ बी फोर्सेज इक्वल हैं। तो जब एफ ए और एफ बी फोर्सेज इक्वल हैं, आगे भी अगली जो टर्म है कोस 30 वो भी सेम है, तो इसका मतलब है ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हुए और डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है ही, लिहाजा कैंसल आउट करके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अब जो इस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स एक्ट करेगी इन दोनों चार्जेस की वजह से, वो देखें वो अपवर्ड है। ठीक है, जबकि क्यू सी की वजह से जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स एक्ट करेगी वो डाउनवर्ड है। तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी क्यू चार्ज पे, तो ये मैं लिख देता हूं एफ क्यू, यानी टोटल चार्ज ऑन फोर्स क्यू। वो क्या है, वो है अपवर्ड फोर्सेस जो कि एफ ए साइन 30 एफ बी साइन 30। तो ये लिखा एफ ए साइन 30 और प्लस के साइन के बाद एफ बी साइन 30, प्लस किया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जबकि दूसरी तरफ देखें, इसी क्यू चार्ज पे जो एफ सी फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड है, तो लिखेंगे माइनस एफ सी। ठीक है जी। अब जरा देखें, एफ ए एफ बी एफ सी तीनों इक्वल है ना, तो जब तीनों इक्वल है मैं तीनों को एक ही नाम दे देता हूं एफ। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एफ तो आ गया कॉमन, बाकी अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन 30 जो कि होता है 1/2 प्लस का साइन साइन 30 1/2 माइनस का साइन, एफ कॉमन चला गया, बाकी पीछे बचा 1, तो ये पूरी ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल चार्ज पे 0 फोर्स एक्ट कर रही है। तो हमने देख लिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है जिसके तीनों कॉर्नर्स पे सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस पड़े हुए होते हैं, वो सेंट्रल चार्ज पे 0 फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं जरा पेंटागोन की तरफ, 5 साइडेड फिगर की तरफ। अगर तो 5 साइडेड फिगर भी यही काम करती है कि वो भी सेंट्रल चार्ज पे 0 फोर्स एक्ट करती है, तो हमारा रूल बन जाएगा कि कोई भी रेगुलर ऑड साइडेड फिगर जो है वो सेंटर पे 0 फोर्स लगाती है, लिहाजा 13 साइडेड फिगर भी 0 फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो पहले अब चेक करते हैं पेंटागोन के लिए कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। मैं पहले बोर्ड साफ कर लूं। अच्छा, अब हम आते हैं जरा रेगुलर 5 साइडेड पॉलीगोन की तरफ, पेंटागोन की तरफ। सारी साइडें इसकी आपस में इक्वल हैं, कॉर्नर पे पड़े हुए चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। हम देखते हैं कि अब सेंट्रल चार्ज पे ये सारे मिलके कितनी फोर्स लगाएंगे। एक दफा फिर वही बात, क्योंकि क्यू के बारे में कह दिया गया कि ये सेंट्रल चार्ज है, तो इसका मतलब है कि क्यू का जो डिस्टेंस हुआ इन सब से, वो सारे का सारा डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंसेस हुए सेम। ठीक हो गया, यानी ये जो डिस्टेंस है, लाइक ये वाला, देखें जी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ऐसे ही ये डिस्टेंस, ऐसे ही ये डिस्टेंस और ऐसे ही ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। अब जब सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल, चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सारों, ये तीनों जो ये पांचों जो इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्ट करेंगे क्यू पे, इनकी इंडिविजुअल फोर्सेस भी सेम होंगी, जैसा कि अभी ट्राइंगल के लिए प्रूव किया था स्टार्ट में। तो अगर मैं चार्जेस को नाम दे दूं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी और ये आ गया क्यू ई, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ए फोर्स यानी चार्ज ए जो सेंट्रल चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू एफ बी फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू एफ सी फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू एफ डी फोर्स एंड इक्वल टू एफ ई फोर्स। यानी ये ए बी सी डी ई चार्जेस जो सेंट्रल चार्ज पे जो फोर्सेस इंडिविजुअल फोर्सेस लगा रहे हैं, वो इंडिविजुअल फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम एक और चीज देख लेते हैं। देखें, ये जो पेंटागन होती है, पेंटागन के कॉर्नर एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं पता है आप लोगों को? अगर नहीं पता तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी कॉर्नर एंगल फाइंड कर कैसे करते हैं, देखें जो 4 साइडेड फिगर होती है, स्क्वायर, स्क्वायर है, 4 साइडेड फिगर है, इसके जो कॉर्नर एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक हो गया। इस तरह पेंटागन है 5 साइडेड फिगर जैसे कि ये है, तो पेंटागन के कॉर्नर एंगल्स का सम क्या है
360 में 180 ऐड कर दें, वो बनेगा 540। इस तरह हेक्सागोन है, 6 साइडेड फिगर है, हेक्सागोन वर्डिंग में लिख देता हूं मैं, 6 साइडेड फिगर, उसके कॉर्नर एंगल्स का सम 540 में फिर से आप 180 ऐड करें तो क्या बनता है 720 अप टू सो ऑन। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड एक एक बढ़ती जा रही है, आप जो है सम में 180 ऐड करते जाएं तो इस तरह से आपको सम मिलता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि सारे ये जो कॉर्नर एंगल्स हैं ये कितने कितने डिग्री के हैं, ये अब हमने फाइंड करना है कि कॉर्नर एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं, पहले ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये चीज देख लें कि पेंटागन के कॉर्नर एंगल्स का सम 540 है, तो 540 को जब आप डिवाइड करते हैं, कितने कॉर्नर्स है टोटल, 5 कॉर्नर्स हैं, तो 540 को आप 5 पे डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि हर एंगल कितने कितने के। मैं पहले फाइंड कर लूं, मैं लिखता हूं उसके बाद आता हूं दोबारा। तो देखें जरा, कॉर्नर एंगल जो पूरे का पूरा है इसका ये 108 डिग्री का बनेगा। जब अब 540 को, यानी पूरे कॉर्नर एंगल्स का सम जो आया था 540, उसको टोटल 5 कॉर्नर्स पे डिवाइड किया तो ये आंसर आता है 108 डिग्री। अब जब ये 108 डिग्री, तो अब अंडरस्टूड है कि ये इतना एंगल कितना हुआ, ये हुआ 54 डिग्री। ठीक है जी, कितना हुआ ये हुआ 54 डिग्री। तो हर एक एंगल इसी तरह से, ये 54, ये 54, ये 54, ये 54, ऐसे ये 54, ये 54। ठीक हो गया, क्योंकि पूरे का पूरा जो है वो कितना है, पूरा यहाँ पे मैं इस जगह पे चले ड्रॉ कर भी देता हूँ, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 108 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब इन एंगल्स की बात करें, ये वाले ये कितने कितने के हैं, तो ये भी बहुत आसान, देखें ये पूरे का पूरा जो चक्कर है ये 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री का ये पूरा एंगल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 360 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 सर, फिर 2 कैरी, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 कैरी, तो 72। तो हर एंगल आ जाता है 72 72 डिग्री का, 72, ये भी 72, ये भी, ये भी, ये भी। आगे समझ बात की। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये फोर्सेस जो हैं, इन फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में हम कैसे रिजोल्व करें। तो देखें ये क्यू ए जो फोर्स लगा रहे हैं ये है फोर्स एफ ए फोर्स। ठीक हो गया, इसी तरह इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी बी की वजह से वो होगी एफ बी फोर्स। इसी तरह सी की वजह से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो होगी एफ सी फोर्स। ऐसे ही ये होगी एफ डी फोर्स, और ये होगी एफ ई फोर्स। ठीक है, नीचे ड्रॉ कर देता हूं एफ ई फोर्स। लें जी, अब देखें सवाए एफ डी के बाकी चारों फोर्सेस अपने कंपोनेंट्स में रिजोल्व होंगी, क्योंकि एफ डी वर्टिकली डाउनवर्ड है, वो कंपोनेंट्स में रिजोल्व नहीं होगा, बाकी उसके अलावा चारों के चारों कंपोनेंट्स में रिजोल्व होंगे। तो चारों को उनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। तो देखें ये एंगल 54 है, तो ये कितना हुआ, अभी मैंने आपको बताया था ये सारे 54 54 के हैं, ये भी 54 का है, ये भी 54 का है। समझ आ गई ना बात की। ऐसे अब यहां पे जब इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करने लगेंगे, इधर बड़े ध्यान से आपने करना है। अब जब इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो मैं ये यूज कर लेता हूं, रेड कलर ही चलें, यूज कर लेता हूं। ये देखें यहां से पहले परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब ये एंगल 72, ये वाला भी कितना है, ये वाला भी 72। अब जब ये 72, तो ये सामने वाला जो कंपोनेंट बनेगा, देखें एंगल के सामने वाला, क्योंकि ये पूरी राइट ट्रायंगल बन चुकी है, मैं इसको डार्क कर देता हूं, ये नजर आई। कलर भी चले इसका मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। ये, फिर ये, और ये पूरी बन गई राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल इसका 90 का बन रहा है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया मैंने। अब जब ये एंगल 72 है, तो इसका मतलब है ये सामने वाला जो कंपोनेंट बनेगा इस तरफ वाला, ये सामने वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ ई का कंपोनेंट है, तो ये सामने वाला कंपोनेंट बन जाएगा एफ ई साइन 72। आगे समझ बात की। और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है, यानी यहां से जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब ये कंपोनेंट क्या बनेगा, उधर मेरे पास लिखने की जगह भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एरो लगा के इधर लिख देता हूँ साइड पे, ये। ठीक है ना, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये बनेगा एफ ई कोस 72, क्योंकि हमें पता है कि एंगल के साथ वाला जो होता है वो कोस की फॉर्म में लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये सी को इसके कंपोनेंट्स में, ये एफ सी जो है इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें तो यहां भी तो यही सिचुएशन बनेगी। ये मैं डार्क कर देता हूँ, राइट ट्रायंगल बनेगी, यहां से ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा लाइक ऐसे, बिल्कुल यही वाली सिचुएशन, और ये बन गई राइट ट्रायंगल। तो यहां से फिर एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड, ये। ठीक है, और वो कितना होगा, क्योंकि एफ सी का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो लिहाजा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी, यस एफ सी कोस, सॉरी एफ सी
cos 72, जबकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ये वाला, ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ सी साइन 72। समझ आ गई ना बात की? ठीक है, तो इस तरह से एफ ई और एफ सी फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। साथ ही साथ इस चीज को देख लें यहीं पे कि एफ ई साइन 72 इस डायरेक्शन में है, एफ ई साइन 72 इस डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट, तो लिहाजा इनके इफेक्ट्स तो हुए कैंसल आउट। तो इनको मैं क्रॉस कर देता हूं, ये क्रॉस लगा और ये क्रॉस लगा, ये दोनों तो गए। बाकी बचे कौन से, जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा इस डायरेक्शन में। कौन कौन से, ये वाला था एफ सी कॉस 72, एफ सी कॉस 72, और ये वाला यहां से जो इधर से डाउनवर्ड था वो ये मैंने ड्रॉ कर दिए, वो क्या है एफ ई कॉस 72, एफ ई कॉस 72। लें जी, ये दोनों फोर्सेस एफ ई और एफ सी तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो गई, और मुश्किल ही यही थी करनी। ये दोनों तो बड़ी आसान है, ये तो बड़े आराम से कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएंगी। देखें, अब ये वाली जो फोर्स है एफ ए, तो एफ ए का ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आ गया ना नजर, ये है, ये आ गया एफ ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि बनता है एफ ए कॉस 54, और इसी तरह ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ बी का, ये वाला, जो कि क्या है एफ बी कॉस 54। ठीक है, और अगेन ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, इन दोनों को भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स भी देख लें, तो देखें ये एफ बी का ये वर्टिकल कंपोनेंट बनता है ऐसे, ये एफ बी का वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि क्या बनेगा एफ बी साइन 54। ठीक है, और इसी तरह ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला, इधर लिख देता हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो ये लिख दिया एफ बी, सॉरी एफ ए साइन 54। ठीक है जी, ले जी, हमारी सारी फोर्सेस कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो चुकी हैं। अब बड़ी आसानी से हम इनका वेक्टर सम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब वेक्टर सम लेना। तो टोटल फोर्स सेंट्रल चार्ज पे जो एक्ट करेगी वो क्या होगी, तो देखें जरा, ये मैंने लिखा एफ क्यू, यानी सेंट्रल चार्ज पे एक्ट करने वाली टोटल फोर्स क्या होगी। तो देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो यहां और यहां वो पहले ही कैंसल आउट हो चुके थे, क्रॉस लगे हुए आपके सामने। इसी तरह यहां भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट हो चुके हैं, क्रॉस लग चुके हैं। अब बाकी बचे कौन से हैं, देखें इसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट यानी एफ सी फोर्स का, इसी तरह एफ ई फोर्स का डाउनवर्ड कंपोनेंट, इसी तरह यहां से एफ ए फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट, एफ बी का अपवर्ड कंपोनेंट, और पूरी की पूरी बजाते खुद ये क्यू, ये एफ डी फोर्स जो है ये डाउनवर्ड है। ये टोटल 5 फोर्सेस हैं। ठीक है, अब इन सारों को मैं तरतीब से लिखता जा रहा हूं। अपवर्ड फोर्सेस के साथ प्लस के साइन में लगाऊंगा, डाउनवर्ड के साथ माइनस के लगाऊंगा। तो देखें अपवर्ड फोर्स है एफ ए साइन 54, तो ये मैंने लिखा एफ ए साइन 54, सॉरी एक मिनट, एफ ए साइन 54। फिर दूसरा कौन सा है अपवर्ड, ये है एफ बी साइन 54 प्लस के साइन के बाद एफ बी साइन 54। ठीक है, फिर और कौन सा अपवर्ड है, और कोई अपवर्ड नहीं है, बाकी डाउनवर्ड है। अब देखें डाउनवर्ड कौन से हैं। सबसे पहले तो एक क्यू डी फोर्स जो सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसको तो मैं पूरे का पूरा ही माइनस एफ डी लिख दूंगा, कोई कंपोनेंट्स में रिजोल्व नहीं हुई थी ये। ठीक है, बाकी ये दोनों हैं एफ सी साइन 72 माइनस के साइन के साथ, तो ये लिखा माइनस एफ सी साइन 72। ठीक है, और दूसरी ये है फिर डाउनवर्ड एफ ई साइन 72, तो ये माइनस के साइन के साथ लिखा एफ ई साइन 72। ठीक है, सॉरी मैंने यहां पे मिस्टेक कर दी, साइन 72 साइन 72 नहीं है, एफ सी जो है एफ सी कोस 72 है, और एफ ई जो है वो कोस 72 है। ये मिस्टेक होगी छोटी सी, इसे करेक्शन पहले करेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये बनता है एफ सी cos 72 और फिर एफ ई cos 72, यस एफ ई cos 72। ठीक है, अच्छा फिर वही बात हमने स्टार्ट में ही कहा था कि सारी फोर्सेस आपस में इक्वल हैं, तो जब आपस में इक्वल हैं तो इनको एक ही नाम दे दिया एफ, तो लिहाजा इसकी जगह भी एफ पुट करेंगे, एफ बी की जगह भी एफ डी की जगह, एफ सी की जगह, एफ ई की जगह, सबकी जगह एफ। तो जब इनकी जगह एफ पुट करेंगे तो वो एफ कॉमन बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन 54 प्लस साइन 54 माइनस एफ डी, एफ इसकी जगह पुट करके बाहर निकाला तो 1 माइनस कॉस 72 और फिर माइनस कॉस 72।
अब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। पहले मैं सॉल्व कर लूं। ओके जी, इन्हें जब सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, आंसर आएगा 0। सो नेट फोर्स आ गई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो रेगुलर पेंटागोन होती है, उस रेगुलर पेंटागोन में भी जो कॉर्नर पे इक्वल मैग्नीट्यूड के जो चार्जेस हैं वो इस सेंट्रल चार्ज क्यू पे 0 फोर्स लगाएंगे। देखें ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए देखा, रेगुलर पेंटागोन के लिए देखा, अब रेगुलर 7 साइडेड फिगर भी 0 फोर्स ही लगाएगी सेंट्रल चार्ज पे। इसी तरह रेगुलर 9 साइडेड फिगर वो भी 0 फोर्स ही लगाएगी सेंट्रल चार्ज पे। तो हमारा जो क्वेश्चन था 13 साइडेड फिगर का, तो 13 साइडेड फिगर में भी यही है कि वो रेगुलर 13 साइडेड फिगर है, कॉर्नर्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, तो लिहाजा वो भी सेंट्रल चार्ज पे 0 फोर्स लगाएंगे। सो हमारा इस क्वेश्चन का, ये जो गिवन क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन असल में एमसीक्यूज करवाता रहता हूँ तो वही जुबान पे चढ़ा हुआ होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिंपली होगा 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह इसी का जो डी पार्ट है, डी पार्ट में कहता है कि अगर एक चार्ज को हम रिमूव कर दें कॉर्नर से, वही 13 साइडेड फिगर है, एक चार्ज कॉर्नर से रिमूव कर दिया तो अब कितनी फोर्स होगी। अब देखिए इस पेंटागन में देख लेना, अगर मैं यहां से एक चार्ज रिमूव कर दूं, सपोज करें मैं डी चार्ज रिमूव कर दूं, तो डी चार्ज अगर मैं रिमूव कर दूं तो अब सेंट्रल चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। तो देखें डी चार्ज जितनी फोर्स लगा रहा था सेंट्रल चार्ज पे, डी चार्ज ही तो था जो इस फोर्स को बैलेंस किए हुए था, बाकी चारों फोर्सेस को बैलेंस किए हुए था। तो डी चार्ज इनको बैलेंस किए हुए था। तो डी चार्ज जब गायब हुआ तो डी चार्ज के थ्रू जो बैलेंस करने वाली फोर्स थी वो भी गायब हो गई। ठीक है, तो वो फोर्स कितनी थी, वो फोर्स इतनी थी, सिंपली ये मैं पार्ट डी का आंसर लिख रहा हूं, वो इतनी थी के क्यू चार्ज, यानी कॉर्नर पे पड़ा हुआ चार्ज, डी कॉर्नर पे पड़ा हुआ चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रल चार्ज डिवाइडेड बाय कॉर्नर चार्ज और सेंट्रल चार्ज के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इतनी फोर्स थी, जो इतनी फोर्स है जो सेंट्रल चार्ज पे एक्ट करेगी अगर एक चार्ज कॉर्नर पे से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, इस पेंटागन में भी ऐसे ही होगा, और जो 13 साइडेड फिगर है जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम में ऑप्शन डी है, उसका भी सेम यही आंसर होगा। समझ आ गई बात की। सिर्फ क्या है कि Q जो है वो कॉर्नर पे पड़ा हुआ चार्ज है, कैपिटल Q है सेंट्रल चार्ज है, और R क्या होगा कि जो चार्ज आपने रिमूव किया, उस जिस जगह से वो चार्ज रिमूव हुआ उस जगह से लेके सेंट्रल चार्ज कैपिटल Q तक का डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो यहीं पे मैंने अब इसको समझा दिया आपको, क्योंकि अब फिर से मेरे लिए 13 साइडेड फिगर ड्रा करना अच्छा खासा मुश्किल काम है, टाइम वेस्ट होता है। तो खैर, बाकी फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 2.2 करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।